तो पहली खबर की शुरुआत करेंगे। 2 दिनों तक लापता रहने के बाद आखिरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर बाद रांची में अपने आवास पर पहुंचे। बताया गया कि हेमंत सोरेन चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए थे, लेकिन उसके बाद से ही कोई खबर नहीं थी। लेकिन आज अचानक वो रांची सीएम आवास पर पहुंचे। हेमंत सोरेन सार्वजनिक तौर पर तब दिखाई दिए जब वो बापू वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर जब मीडिया ने उनकी गुमशुदगी के बारे में पूछा तो वो थोड़ा झुंझलाए नजर आए। क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? सर थोड़ा पीछे क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? इससे पहले रांची पहुंचकर उन्होंने सीएम हाउस में सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। सोरेन की पत्नी के बैठक में शामिल होने पर अटकलें लगाई जाने लगी कि अगर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। करीब 48 घंटे तक हेमंत सोरेन दुनिया की नजरों से दूर रहे। इस दौरान वो किसी के सामने नहीं आए। ईडी की टीम दिल्ली से रांची तक उनकी तलाश करती रही, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सोरेन कहां है। न तो वो रांची में अपने आवास पर मिले और न ही दिल्ली स्थित घर पर। ईडी की टीम दिल्ली में उनके घर गई, लेकिन वो नहीं मिले। ईडी ने दिल्ली पुलिस से कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खोज कर लाएं। झारखंड के राज्यपाल तक को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कहां थे। Like you, we are also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. राज्यपाल ने झारखंड के गृह सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार और चीफ सेक्रेटरी एल ख्यांगते को राजभवन भी बुलाया। सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि सोरेन निजी काम से दिल्ली गए हुए हैं। व्यक्तिगत काम से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे। लेकिन दिल्ली वाले घर पर ईडी के छापों के बावजूद सोरेन न कहीं दिखाई दिए और सामने नहीं आए। एक राज्य का मुखिया पूरे 2 दिनों तक लापता रहा। प्रदेश सरकार बिना नेतृत्व के रही। इस पर सियासत तो गर्म होनी ही थी। मौका देख बीजेपी ने हेमंत सोरेन की गुमशुदगी का पोस्टर जारी कर दिया, जिस पर लिखा था गुमशुदा की तलाश झारखंड के मुख्यमंत्री। ये पोस्टर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जारी किया। मरांडी ने सूचना देने वाले को 11,000 रुपए इनाम भी देने का ऐलान किया। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। बीजेपी ने तंज करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य का कोई मुख्यमंत्री लापता हुआ हो। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भगोड़े हैं और झारखंड का एक वोटर होने के नाते मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के आसपास धारा 144 लगा दी गई। तीनों जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री का बचाव किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर हेमंत सोरेन के बारे में अफवाह फैलाई और उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते हैं। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? जेएमएम ने मुख्यमंत्री की छवि को बदनाम करने के आरोप में बीजेपी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कही। जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करें। सीआरपीसी की धारा 499। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उसका जनता जवाब देगी। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कहा कि ईडी की टीम 31 जनवरी दोपहर 1 बजे रांची में उनके आवास पर उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हेमंत सोरेन ने ईडी पर निशाना साधते हुए पूरी कार्रवाई को राजनीतिक एजेंडा के तहत बताया। सोरेन ने लिखा, 2 और 29 फरवरी 2024 के बीच आयोजित होने वाले बजट सत्र की तैयारियों के लिए व्यस्त हूँ। ऐसे हालात में 31 जनवरी 2024 को या उससे पहले सीएम का एक और बयान दर्ज करने का आपका आग्रह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राज्य सरकार के कामकाज को बाधित करने और लोगों के एक निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के आपके राजनीतिक एजेंडे को उजागर करता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को ये कार्रवाई की। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि सीएम को समन जारी करना पूरी तरह से कानून द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग है।
ईडी की टीम ने कल दिल्ली में हेमंत सोरेन के शांति निकेतन रोड पर मौजूद आवास पर छापा मारा था। ईडी का दावा है कि इस छापेमारी में सोरेन के बंगले से 36 लाख रुपए कैश और एक लग्जरी कार बरामद की गई, जब्त की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ईडी ने 36 लाख रुपए बंगले से बरामद किए। ये कैश दक्षिण दिल्ली में मौजूद आवास 5/1 शांति निकेतन से बरामद हुआ। जांच एजेंसी ने एक BMW कार भी जब्त की है। ये पता नहीं है कि ये कार हेमंत सोरेन की है या किसी और की, लेकिन ये गाड़ी हेमंत के बंगले में ही खड़ी थी। ईडी ने हेमंत सोरेन के बंगले से कई कागजात भी जब्त किए हैं। कथित जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई पर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने भी निशाना साधा। गठबंधन के मुताबिक बीजेपी एक और चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रही है और इसके लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये मामला हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का नहीं, उनकी सरकार गिराने का मामला है और हेमंत सोरेन भी ये बात जानते हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। हम ऐसे लोग हैं, हम इस ऐसे मिट्टी से बने हैं, हम झुकने वाले नहीं। जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। संजय राउत ने आरोप लगाया कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर सरकार विपक्ष को डराना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव समेत परिवार के 3 लोगों को टिकट मिला है। इनके अलावा संभल से शफीकुर रहमान बर्क, एटा से देवेश शाक्य और लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को भी टिकट दिया गया है। बिहार की राजनीति में हुए बदलाव का असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में दोनों नेताओं को पलटू राम बताते हुए जनता को उनसे सावधान रहने की सलाह दी गई है। जयपुर के एक स्कूल में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने 26 जनवरी के कार्यक्रम में बच्चों के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई। उन्होंने स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात कही। उनके इस बयान के विरोध में सैकड़ों स्कूली छात्राएं जयपुर की सड़कों पर उतर आईं और विधायक से अपने बयान के लिए माफी मांगने को कहा। केरल में बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन हत्याकांड मामले में वहां की स्थानीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पीएफआई के 15 सदस्यों को मौत की सजा दी। बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में घुसकर बीवी बच्चों के सामने ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव के परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कल लालू यादव से करीब 10 घंटे पूछताछ के बाद आज पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी करीब 8 घंटे से ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं और ईडी दफ्तर पहुंचने पर तेजस्वी की गाड़ी को समर्थकों ने घेर लिया। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से रास्ते से हटने की अपील की, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता लालू यादव और तेजस्वी के समर्थन में नारेबाजी करते रहे, जिसे देखते हुए ईडी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हमारे प्रधानमंत्री जी 24 चुनाव को लेकर के काफी डरे हुए हैं और इसी कारण विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल 22 दिसंबर और इस साल 5 जनवरी को ईडी ने तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो दोनों ही बार पेश नहीं हुए। एक तरफ तो ईडी के 12 अफसरों की टीम तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी ओर ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी समर्थकों के साथ ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच गए और मार्च निकाला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे तेज प्रताप और उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। तो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। रोहिणी ने लिखा कि बिहार में अब बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। नौकरी के बदले जमीन केस में एक तरफ ईडी का एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और विरोधी दलों के बीच वार पलटवार का दौर भी गर्मा गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र खत्म करने में लगी है। लोकतंत्र के खात्मे का संकेत कई स्तरों पर मिल रहा और मैं जाहिर तौर पर मुझे पता भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल है या पुतिन का मॉडल है। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ईडी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। ऐसा है कि जब उन पे लालू जी पे आरोप लगे हुए नौकरी के बदले पैसा लेने का, और वो आरोप सिद्ध हो रहे हैं, तो ईडी अरेस्ट क्यों नहीं करेगी? और डरा हुआ कौन है? जिसका अरेस्ट हो रहा है वो डरेगा कि ईडी डरेगी? कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया था कि मोदी की सरकार फिर बनी तो तानाशाही आ जाएगी।
लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल अब आमने सामने आ गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि घोटाला किया है तो जांच होगी। एक चीज बताइए, 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया। वहीं आरजेडी ने आरोप लगाया कि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है। भाई देखिए, ये तो चल ही रहा है पूरे देश में। सभी जो बीजेपी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं, सभी विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि लालू जी जब सीएम थे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री थे तो लोगों को नौकरी का झांसा देकर जमीन लिखवा ली। विरोधी दलों के देश में लोकतंत्र खत्म करने के आरोपों पर बीजेपी ने अब करारा जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की वो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोगों के मौलिक अधिकार को ही खत्म कर दिया था। क्या आपको पता है कि एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, 5 साल से बढ़कर 6 साल। यस, इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी में। आपको पता है कि मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था ताकि आपातकाल को याद रख सकें। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है, वो क्यों है? MISA एक एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जिसमें अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो वो जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकता था। कल उत्तराखंड में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा था कि अगर मोदी दोबारा जीते तो देश में तानाशाही आ जाएगी। कांग्रेस नेता खड़गे के बयान के साथ खड़े दिखे तो बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा पलटवार किया। इंदिरा जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या करने वाली पार्टी के अध्यक्ष अंदाज लगा रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, आप कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के साथ खड़े नजर आए। नाम मात्र का जनतंत्र भारत में भी रह जाएगा अगर दोबारा मोदी जी चुन करके आते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में सबको खत्म कर दिया। देश में चल रही ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय टेनिस टीम को राष्ट्र प्रमुख जैसी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। डेविस कप मैच के लिए भारतीय टेनिस टीम लगभग 60 साल बाद पाकिस्तान पहुंची है। दोनों देशों के तल्ख रिश्तों और सुरक्षा पर उठते सवालों को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को राष्ट्र प्रमुख जैसी सुरक्षा मुहैया करवाई है। भारतीय टीम की सिक्योरिटी टीम में सुरक्षा कर्मियों की भारी भरकम टुकड़ी के साथ एक बॉम्ब स्क्वाड भी तैनात किया गया है। लखनऊ में एलडीए ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। बीकेटी इलाके में करीब 15 करोड़ की कीमत के 42 मकानों पर विभाग का बुलडोजर चला। यहां करीब 3 बीघा में अवैध प्लॉटिंग कर अवैध मकान बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में शाहपुरा की एसडीएम निशा नापित शर्मा की हत्या का आरोप उनके ही पति मनीष शर्मा पर लग रहा है। आरोप है कि मनीष ने तकिए से मुंह दबाकर अपनी एसडीएम पत्नी को मार डाला। डिंडोरी पुलिस ने आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में वैन में सवार 2 स्कूली बच्चों और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। ये घटना बरेली मथुरा रोड पर हुई जब वैन बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को करारी शिकस्त दी। नतीजों में बीजेपी को 16 वोट मिले, जबकि गठबंधन के उम्मीदवार को 12 वोट हासिल हुए। वहीं 8 वोट अयोग्य करार दिए गए, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो रोते हुए नजर आए और इंसाफ के लिए हाईकोर्ट जाने का दावा किया। लोकतंत्र की हत्या हुई है यार, वहाँ पर आस है, वहाँ पर इंसाफ मिलेगा। वहीं गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। काउंटिंग एजेंट के लिए नहीं बुलाया उन्होंने। ये हर बार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एमपी इलेक्शंस में जनता को जवाब देना होगा इनका।
आप नेताओं ने आरोप लगाया कि जीत हासिल करने के लिए 8 वोटों को जानबूझकर अयोग्य करार दिया गया। मेयर चुनाव में मिली हार से बौखलाई आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि मीडिया के सामने संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और आंखों के सामने बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली कर जीत हासिल की। डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा। मीडिया के सामने, वीडियो कैमरों के सामने किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। मेयर चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इसे काला दिन बताते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी न तो कानून मानती है और न ही संविधान को। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी पर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी ने दावा किया कि जनता का विपक्षी गठबंधन से विश्वास उठ चुका है, जिसका नतीजा मेयर चुनाव के नतीजों में ही सामने आ गया। वहीं चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित मेयर मनोज कुमार सोनकर ने गठबंधन के आरोपों को नकारते हुए इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। विपक्षी दल तो मैं पहले भी अभी कह के हटा हूं मीडिया के आगे कि वो हर साल ही ऐसी करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट ईयर जब मेयर का इलेक्शन आएगा तब भी उन्होंने ऐसे करना है, क्योंकि जो वोटें हमें हुई हैं हमारे काम को देख के हुई है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं हमारे देश के लिए, पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं ने विपक्षी गठबंधन के हाई कोर्ट जाने के मुद्दे पर साफ किया कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और चुनाव कोर्ट के मुताबिक ही हुए हैं। अगर वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ते तो उस समय तो पूरा देखते वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उनको खुद को पता था कि अपने वोट्स इनवैलिड जेन्युइनली हो रहे हैं, लोगों का इंडिया अलायंस पर भरोसा टूट गया है। वहीं इस जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर इंडिया गठबंधन को पहली ही लड़ाई में हारने पर तंज कसा। साथ ही चंडीगढ़ बीजेपी नेताओं को जीत पर बधाई दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार के अररिया पहुंची, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही इलाके के किसानों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर सियासी हमला किया और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। अररिया में राहुल गांधी की यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए जो राहुल को देखने वहां पहुंचे थे। अररिया में लोगों से मुलाकात करने से पहले राहुल ने सबसे पहले महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा पूर्णिया पहुंची, जहां सिर पर गमछा बांधकर वो किसानों से मिले और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अरबपतियों का 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। राहुल ने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब किसान आगे बढ़ेगा, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो युवा, नारी, भागीदारी, किसान और मजदूर, इन 5 न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूर्णिया यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। राहुल ने दावा किया कि बीजेपी के दबाव की वजह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन कई आधुनिक खूबियों से लैस होगी। भूकंप के झटके महसूस होते ही बुलेट ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगी। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन जापान की शिनकानसेन तकनीक पर काम करेगी। जापान में अक्सर भूकंप के छोटे बड़े झटके आते रहते हैं, इसलिए वहां चलने वाली बुलेट ट्रेन और ट्रैक भूकंप जांच प्रणाली से लैस होते हैं। जापान से आए वैज्ञानिकों ने मुंबई अहमदाबाद रूट पर 22 जगहों पर सिस्मोमीटर लगाने की सलाह दी है। ये सिस्मोमीटर तरंगों की मदद से भूकंप के झटकों का पता लगा लेंगे और जैसे ही सिस्मोमीटर में भूकंप का अलर्ट आएगा वैसे ही बुलेट ट्रेन की बिजली खुद ब खुद कट जाएगी और बिजली कटते ही तेज रफ्तार में दौड़ रही बुलेट ट्रेन ट्रैक पर ही रुक जाएगी। भूकंप की स्थिति में ट्रेन के रुकने से जानमाल के नुकसान का खतरा बहुत कम हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन रूट पर 2026 से ट्रायल शुरू हो जाएंगे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। तो चलिए एक बार फिर से राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने पूर्णिया यात्रा के दौरान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी के दबाव की वजह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, क्योंकि बीजेपी बिहार में जाति जनगणना नहीं चाहती थी और इसलिए नीतीश कुमार पर दबाव डाला, जिसे वो झेल नहीं पाए और उन्होंने यू टर्न ले लिया। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। राहुल ने एक चुटकुला सुनाते हुए नीतीश के गठबंधन बदलने पर निशाना साधा और कहा कि शपथ ग्रहण के बाद वो अपनी शॉल लेने फिर राजभवन लौटे। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नहीं चाहती कि सामाजिक न्याय पर ध्यान जाए, इसलिए इधर उधर की बातों में ध्यान भटकाया जाता है। पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक 8 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी। दोनों को साइफर केस में गोपनीय सूचना लीक करने का दोषी पाया गया। रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट के जज ने अदियाला जेल में इसका ऐलान किया। इमरान और कुरैशी की मौजूदगी में ही जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने ये फैसला सुनाया। इमरान खान के वकील ने बताया कि जैसे ही जज ने ये फैसला सुनाया, इमरान खान ने जोर का कहकहा लगाया। इमरान के वकीलों का आरोप है कि जज ने पक्षतापूर्ण फैसला सुनाया है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊपरी कोर्ट में फैसले को चुनौती देगी। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हैं, इसलिए इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इमरान खान पहले ही तोशाखाना मामले में 3 साल जेल की सजा काट रहे हैं। 2022 में इमरान खान लगातार दावा करते रहे कि उनकी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका और उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने साजिश रची और अपनी बात साबित करने के लिए इमरान खान रैलियों में एक कागज भी लहराते थे। इमरान का कहना था उनकी सरकार गिराने की साजिश की सूचना अमेरिका में उस वक्त के पाकिस्तानी राजनयिक असद मजीद खान ने एक सीक्रेट लेटर के जरिए दी थी। डिप्लोमेटिक टर्म में इसी लेटर को साइफर कहा जाता है। ये दूतावास का अपने देश को भेजा जाने वाला संदेश होता है। बातचीत की डिटेल कोड वर्ड्स में होती है, डिकोड कर उसका अनुवाद किया जाता है। कानूनी तौर पर ये लेटर एक नेशनल सीक्रेट होता है, जिसे सार्वजनिक जगह पर दिखाया नहीं जा सकता। साइफर में लिखी कुछ बातें मीडिया में लीक हुई। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के बाद से उनके खिलाफ अब तक 150 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में सरकार जल्द ही यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट 2 फरवरी को सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद उसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 5 से 8 फरवरी तक चलेगा और 6 फरवरी को यूसीसी बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद 7 फरवरी को सदन में बिल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। पूरे देशवासियों की निगाह आज उत्तराखंड पे है, क्योंकि ये पहला राज्य होने वाला है जहाँ भी यूसीसी सत्र में भी आएगा, फिर उसे कानून की शक्ल पे भी हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून, हर मजहब धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून, जिसमें शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने, जमीन जायदाद का बंटवारा और उत्तराधिकार से जुड़े कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे होंगे। समान नागरिक संहिता का मुद्दा विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के संकल्प पत्र में भी शामिल था, जिसे अब धामी सरकार पूरा करने की तैयारी में है। इसे लेकर उत्तराखंड में सियासत भी तेज हो गई है और कांग्रेस ने बीजेपी पर यूसीसी के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राज्य सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में ये काम केवल केंद्र सरकार के जरिए ही हो सकता है। ये काम केवल केंद्रीय सरकार के कानून के जरिए हो सकता है। अब उत्तराखंड का जो कानून है उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर भी लागू नहीं होगा। ये उत्तराखंड को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना करके ताकि प्रचारात्मक फायदा लिया जा सके, जो ये प्रयास हो रहा है, लोग इस खेल को समझते हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यूसीसी से जुड़ी बातों पर वो विधानसभा में मजबूती से आवाज उठाएंगे। तो हम मौन नहीं, हम मुखर होकर बोलेंगे। जो भी उसमें प्रस्ताव है, जो ड्राफ्ट है, जो मसौदा है, उसका अध्ययन बारीकी से करने के पश्चात हम सदन में उस आवाज को मजबूत तरीके से उठाएंगे।
दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था बीते कुछ महीनों से हिचकोले खा रही है और वहीं भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर 7% से ज्यादा रहेगी। अनुमान जताया जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से बढ़ेगी। इसी तेजी के आधार पर भारत सरकार ने अगले 3 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी 400 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है और अगले 3 साल में ये दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन की हो सकती है, यानी अगले 7 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन यानी करीब 600 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छू सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते टकराव को अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का एकमात्र विषय भी बताया है। टेस्ला और एक्स जैसी कंपनियों के सीईओ एलॉन मस्क ने अब इंसानी दिमाग को एक छोटी सी चिप के जरिए कंट्रोल करने की बात कही है। एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार किसी इंसान के दिमाग में चिप इम्प्लांट की है। एलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा है कि जिस व्यक्ति के दिमाग में ये चिप लगाई गई है उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। मस्क ने यह भी बताया कि न्यूरालिंक की जो चिप व्यक्ति के दिमाग में लगाई गई है उसका नाम टेलीपैथी है। बताया जा रहा है कि ये चिप उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है जिनके हाथ या पैर काम नहीं करते हैं। न्यूरालिंक का दावा है कि चिप की मदद से इंसान अपने दिमाग से ही कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स को कंट्रोल कर सकेंगे, यानी बिना हाथ या उंगलियों का इस्तेमाल किए लोग मोबाइल और कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर पाएंगे। मस्क के मुताबिक ब्रेन चिप के ट्रायल का मकसद वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम करना है। बीते साल सितंबर में अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूरालिंक को ब्रेन चिप की ह्यूमन टेस्टिंग के लिए मंजूरी दी थी। न्यूरालिंक का लक्ष्य 2030 तक 22,000 लोगों में ब्रेन चिप लगाने का है। हालांकि न्यूरालिंक पर ब्रेन चिप के परीक्षण में जल्दबाजी करने और नियमों की अनदेखी का आरोप भी लगता रहा है। न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में योग गुरु रामदेव का मोम का पुतला लगाया जाएगा। इस पुतले का आज दिल्ली में एक समारोह में अनावरण किया गया। इस दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी वहां मौजूद रहे। योग गुरु रामदेव का मोम का पुतला ऐसा दिख रहा था जैसे उसमें जान फूंक दी गई हो। देखकर ये फर्क कर पाना मुश्किल था कि ये असली नहीं बल्कि मोम से बना है। अनावरण के बाद सबसे पहले बाबा रामदेव ने मैडम तुसाड्स में लगने वाले उनके पुतले के माथे पर तिलक लगाया। इसके बाद वो मूर्ति के बराबर में ठीक उसी आसन में खड़े हो गए जिसमें मोम की मूर्ति बनाई गई है। इस दौरान दोनों में फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया। योग गुरु ने बताया कि इसे 200 कारीगरों ने तैयार किया है। 200 मेजरमेंट्स, 200 कारीगर, स्किल्ड लोग जो इस विधा को जीते हैं और 2 साल से ज्यादा का वक्त लगाया। 2 करोड़ से ज्यादा इसमें कॉस्ट लगी है। गेरुआ वस्त्र की सिलवटों से लेकर हाथ पैरों की नसों तक सब कुछ एक जैसा था। यहाँ तक कि 2 साल में बने योग गुरु रामदेव के मोम के इस पुतले में एक एक बाल भी असली है और हाथ से लगाया गया है ताकि ये स्टैचू जीवंत लगे। बाबा रामदेव पहले भारतीय सन्यासी होंगे जिनका स्टैचू मैडम तुसाद में लगने जा रहा है। इस मौके पर योग गुरु रामदेव ने जी मीडिया और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का भी आभार जताया और कहा कि योग को विश्वव्यापी बनाने में जी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। वर्ल्ड के लगभग 250 देशों में जहाँ जी है, पिछले लगभग 10 सालों तक लगातार वहाँ योग का कार्यक्रम जी ने भी दिखाया। तो योग को विश्वव्यापी बनाने के लिए जी का भी धन्यवाद। मैडम तुसाड्स में अपना स्टैचू लगने पर बाबा रामदेव ने कहा कि ये योग और भारत के लिए गौरव की बात है। वर्ल्ड के जो टॉप 200 जो आइकॉन्स हैं उसमें एक सन्यासी को सम्मिलित करना वो इंडिकेशन है कि अब ये जो 21वीं सदी है ये योग और अध्यात्म की सदी होगी, भारत की सदी होगी। इससे पहले भी न्यूयॉर्क के मैडम तुसाड्स में कई भारतीयों के मोम के पुतले लगाए जा चुके हैं, जिनमें अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन समेत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ जैसे चेहरे शामिल हैं। जी न्यूज़।